हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, संविधान का भाग 4 पढ़ रहे थे जिसमें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमें अनुच्छेद 36 से 51 पढ़ना था। इसका पार्ट 1 आ गया था जिसमें हम अनुच्छेद 43 तक पढ़ चुके हैं और इसी क्रम में आगे अनुच्छेद पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार और बता देता हूँ। अनुच्छेद 40 क्या है? इसमें है ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन स्थानीय स्वशासन की नींव थी। ग्राम पंचायतों का जो संगठन था वो स्थानीय स्वशासन की एक नींव थी। अनुच्छेद 40 क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन। याद रखेंगे दोस्तों इसे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है और एग्जाम में कई बार ये आता है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें मैंने इम्पोर्टेंट मार्क लगा दिया है, याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 46 क्या है? SC ST और OBC और कमजोर वर्गों के लिए विशेष आरक्षण एवं शिक्षा का प्रबंधन। याद रखेंगे अनुच्छेद 46। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 47 क्या है? सरकार पोषाहार स्तर बढ़ाएगी तथा नशीली दवाओं एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। दोस्तों, सरकार पोषाहार बढ़ाएगी, जैसे स्कूलों में बच्चों को पोषाहार मिलता है, इसे बढ़ाएगी। क्वालिटी वाला होना चाहिए, क्वालिटी। और जो नशीली दवाइयाँ हैं, नशीले पदार्थ हैं, शराब है, इन पर प्रतिबंध लगाएगी। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 37 में न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता। ये सरकार का कर्तव्य है। सरकार करे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तो आप उसे सुप्रीम कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि सरकार ने ये लागू नहीं किया। ये सरकार की इच्छा पर है कि वो लागू करे या ना करे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में क्या है? समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता का मतलब है विवाह एवं तलाक की शर्तें सभी धर्मों के लिए समान होंगी। भारत के अंदर जितने भी धर्म, जाति, संप्रदाय हैं, उन सभी के लिए समान सिविल संहिता होगी। इसका मतलब ये है विवाह एवं तलाक की शर्तें सभी धर्मों के लिए समान होंगी। विवाह करने के नियम अलग अलग हो सकते हैं हर धर्म जाति में, लेकिन उनकी विवाह का और तलाक की जो शर्तें होंगी वो समान रहेंगी, कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार। ठीक है दोस्तों, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। पृथक्करण मतलब अलग करना। ठीक है, इसी क्रम में अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। इसी के तहत भारत UNO का सदस्य बना। UNO एक संगठन है दोस्तों, इस संगठन का सदस्य बना। इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका भारत सदस्य बना है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ावा देती है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 क्या है? अनुच्छेद 48 क्या क्या कहता है? पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। दोस्तों, कोई पर्यावरण है, वन है, उनकी रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। उनको बढ़ावा देना सरकार का कर्तव्य होगा। इसे, ये जो अनुच्छेद है 48 के, इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में अनुच्छेद 49 क्या है? राष्ट्रीय स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों जैसे ताजमहल, लाल किला, इस तरह की चीजें, स्थानों की रक्षा करेगी। सरकार राष्ट्रीय स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 45, 86वां संविधान संशोधन 2002। ये मौलिक अधिकार के 21 के में जोड़ दिया गया है। मतलब इसका मतलब है 45 में 6 वर्ष से कम आयु, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के स्वास्थ्य और प्रारंभिक देखभाल की जिम्मेदारी सरकार की होगी। अनुच्छेद 45 में क्या है? 6 वर्ष के कम आयु के जो बच्चे होंगे, उन बच्चों के स्वास्थ्य और प्रारंभिक देखभाल की जिम्मेदारी जो होगी वो सरकार की होगी। अगर कोई बच्चा 6 वर्ष से कम आयु का है तो उस बच्चे के स्वास्थ्य का और उसकी जो प्रारंभिक देखभाल है उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की होगी। ठीक है, और 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे होंगे, उन बच्चों की निःशुल्क शिक्षा को डीपीएसपी से हटाकर मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया है। ये 86वें संविधान संशोधन 2002, पहले ही बताया दोस्तों मैंने, अनुच्छेद 45 में डीपीएसपी के अंदर जो अनुच्छेद 45 था, 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे थे वो पहले नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी में आते थे। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के में जोड़ दिया गया। अब 45 में वर्तमान में क्या है? वर्तमान में है 6 वर्ष से कम आयु। जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य और प्रारंभिक देखभाल की जिम्मेदारी सरकार की होगी। दोस्तों 42वां एक संविधान संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें क्या हुआ? इस 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। इसमें अनुच्छेद 39 के जोड़ा गया। अनुच्छेद 39 के में क्या है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 39 के सभी के साथ समान न्याय का व्यवहार किया जाएगा और निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक का मतलब कानूनी सहायता, कानूनी सहायता मिलेगी।
आपके पास आपका वकील नहीं है तो सरकारी वकील आपके जो केस है उसे लड़ेगा या आपको उसकी जानकारी देगा। ठीक है दोस्तों। अब एक अनुच्छेद आता है 43 के। 43 के में क्या है? औद्योगिक प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करना। तीसरा जोड़ा गया है अनुच्छेद 48 के। अनुच्छेद 48 के में क्या है? पर्यावरण, वन व वन्य जीवों पर्यावरण, वन व वन्य जीवों की रक्षा या संरक्षण करना। ठीक है। इसी वर्ष भाग 4 के और अनुच्छेद 51 के तहत नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य भी जोड़े गए। इसी वर्ष में मूल कर्तव्य जोड़े गए इस संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है दोस्तों। मूल अधिकार व्यक्ति के लिए हैं जबकि डीपीएसपी पूरे समाज के लिए है। मूल अधिकार हर व्यक्ति के लिए हैं। जिस व्यक्ति ने जन्म ले लिया है उस व्यक्ति को जन्म होते ही स्वतः ही मूल अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, जबकि डीपीएसपी समाज के लिए हैं। डीपीएसपी समाज के लिए हैं। ये सरकार पर निर्भर करता है कि ये सुविधाएं आपको दे या ना दे। ठीक है। एक मिनर्वा मिल्स निर्णय हुआ, इसमें इस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इन दोनों के बीच कोई टकराव नहीं है। इन दोनों के बीच कोई टकराव नहीं है। संविधान को मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन बनाए रखना है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस रिश्ते को एक अद्भुत दार्शनिक रूप से परिभाषित किया है। तो क्या है? साधन। मूल अधिकार वह साधन है या रास्ता है जिसके माध्यम से लक्ष्य तक पहुंचा जाएगा। मूल अधिकार वह साधन या रास्ता है जिसके माध्यम से लक्ष्य तक पहुंचा जाएगा। दूसरा, नीति निर्देशक तत्व वह महान लक्ष्य है जिसे राष्ट्र को अंततः पाना है। ठीक है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं हैं। पूरक का मतलब होता है एक दूसरे के सहयोगी, एक दूसरे के बिना काम ना चलना, जैसे दाल और रोटी का संबंध है। ठीक है दोस्तों। अंततः निष्कर्ष क्या निकल के आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कोई दंड संहिता नहीं है जिससे डराया जा सके। वे सुशासन की आचार संहिता है और भविष्य के भारत का दिशा सूचक है। वे हर चुनी हुई सरकार को निरंतर याद दिलाते हैं कि सत्ता अंतिम और एकमात्र उद्देश्य जन कल्याण होना चाहिए। सत्ता का अंतिम और एकमात्र उद्देश्य जन कल्याण होना चाहिए।
ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।